पिछले पार्ट में हमने देखा कि लेटन बड़ी चतुराई से टेल में एक्सेस की पहुंचाने में कामयाब रहा। टेल से काफी सारे लोग लेबर के तौर पे काम करने थर्ड क्लास में ले जाया करते थे। उन्हें इस नैनो चिप की खूबियां पता थी। अब बस इसका इस्तेमाल करके लेटन तक पहुंचना था ताकि आगे की प्लानिंग की जा सके। हालांकि अगली सुबह तक उन्हें इंतजार करना होगा। अगली सुबह डॉक्टर तेजस ड्रावर रूम पहुंचे तो उन्हें रात के कांड का पता चला। भाई साहब वही थमस के रोने लगे क्योंकि उन्हें निकी जेनेट से प्यार था। अभी पिछले रात को ही उस सीरियल किलर का हुलिया पता चला था। इस बात को अगर मेलेनी गंभीरता से ली होती तो शायद ये 3 मर्डर न हुए होते। अब जो हो गया सो हो गया। एक बात तो तय है कि वो किलर फर्स्ट क्लास से है। उसने फाइट नाइट के दौरान मर्डर किया है तो वापस फर्स्ट क्लास में नहीं जा सका होगा। मौका रहते हुए उसे दबोच सकते हैं। इनका अंदाजा बिल्कुल सही था। फाइट नाइट खत्म होने के बाद से ही फर्स्ट क्लास का बॉर्डर बंद है, जिसके चलते वो किलर इधर ही फंसा हुआ है। अब दोबारा बॉर्डर कब खुलेगा इसकी जानकारी वो एक सेकंड क्लास के वेटर से ले रहा था, लेकिन वेटर को इसकी जानकारी नहीं थी। इधर 3 लोग जो प्रतिदिन थर्ड में साफ सफाई करने जाते थे, उनमें से एक बंदा डिफरेंट था। तबीयत खराब के बहाने उसकी जगह जोजी जा रही थी। एक गार्ड उस पर डाउट करने के बजाय मुस्कुरा उठा, क्योंकि अंदर ले जाने से पहले प्रत्येक दिन वे उनके कपड़े उतरवा कर नहलाया करते थे। जोजी को भी वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा। हालांकि बिना किसी लफड़े के उसे एंट्री मिल गई। चिप भी उसके कलाई पर सेफ थी। अब आगे उसे एक एस्ट्रिड नामी लड़की को ढूंढना है जो पहले टेल से थी, लेकिन अब थर्ड के फूड प्रोसेसिंग में है। फूड डिपार्टमेंट यहां से कुछ बोगी आगे है। पूरा जानकारी लेने बाद वो निकल पड़ी। इधर मेलेनी, लेटन वगैरह जा पहुंचे थे, क्योंकि लेटन को फर्स्ट क्लास के हर एक पैसेंजर की तलाशी लेनी थी। मिस्टर विलफोर्ड किसी भी हद तक जाकर उस कातिल को पकड़ने की खुली छूट दे ही चुके हैं। मेलेनी ने रूथ और कमांडर ग्रे को समझाया, तब जाकर वो कहीं माने। इस समय फर्स्ट क्लास में सभी नाश्ता कर रहे थे। एक टेली को यहां देख सब आश्चर्यचकित हो उठे। तब लेटन ने उनको बताया कि फर्स्ट क्लास में कोई है जिसे थर्ड क्लास के यात्रियों का लिंक काटने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए बारी बारी उन सबके घरों की तलाशी ली जाएगी और ये फैसला मिस्टर विलफोर्ड का है तो कोई इसे नकार नहीं सकता। पूछताछ करने पर पता चला कि सारे फैमिलीज के गार्ड्स उनके साथ थे। सिर्फ फोल्गर फैमिली का गार्ड फाइट नाइट के बाद से ही गायब था। ये बात अब तक उन्होंने सबसे छिपा कर रखा, जिससे उन पर शक और बढ़ने लगा। फोल्गर फैमिली का गार्ड एरिक सस्पेक्ट है, इस बात को रॉच के पास पहुंचा दी गई। जब बात उनके घर की तलाशी लेने की आई तो एलजे फोल्गर की मां लायला पहले मिस्टर विलफोर्ड से बात करने की मांग की। आखिरकार मेलेनी को उनकी बात माननी पड़ी। उसने तुरंत विलफोर्ड को फोन मिलाया। ऐसा सबको लग रहा था, पर वो हवियर से बात करके दिखावा कर रही थी कि वो विलफोर्ड से बात कर रही है। यावियर स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विलफोर्ड बनकर एलजे की मां से बात करने के लिए तैयार हुआ। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई। आखिर विलफोर्ड कहां है और ये बात मेलेनी सबसे छिपा क्यों रही है? विलफोर्ड के साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये बात लेटन कहीं ना कहीं समझ चुका है। फौरन तलाशी शुरू की गई। उधर जोजी बचते बचाते एस्ट्रिड से मिली। जोजी को यहां देख वो बिल्कुल हैरान हो उठी, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुआ तो उसे वापस टेल में डाल दिया जाएगा। वैसे वो टेल से बाहर कैसे निकली? इन फालतू सवालों के लिए जोजी के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो सीधे मुद्दे पर आई। उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो लेटन और उनके बीच की कड़ी बन सके, मतलब लेटन की बात टेल तक पहुंचा सके। एस्ट्रिड फूड प्रोसेसिंग में थी तो उसके लिए ये काम आसान था। हालांकि इसके लिए उसे पहले लेटन तक पहुंचना होगा। वो भी सालों तक टेल में कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी गुजारने के बाद थर्ड क्लास में आई थी, इसलिए उनकी पीड़ा भली भांति समझती थी। इसमें रिस्क तो था, फिर भी वो जोजी की बात मान गई। इस प्रकार बिना किसी के हाथ लगे जोजी ने अपना काम निपटा लिया। वहीं सारे ब्रेकमैन थर्ड और सेकंड के अलग अलग बोगियों में खोजबीन में जुटे थे। इतने में उनकी आने की भनक जैसे ही एरिक को हुई, झट से अपनी रिवॉल्वर लोड करने लगा। वैसे बताते चले कि स्नो पीसर के रूल बुक के तहत ट्रेन स्टार्ट होने से पहले सारे गन्स बाहर फेंकवा दिए गए थे। यहां तक कि किसी ब्रेकमैन के पास भी गन नहीं है, मतलब ये गन अंदर किसी तरह जुगाड़ करके लाया होगा। मौके की नजाकत देख वो भाग निकला। ब्रेकमैन बेस उसके पीछे पड़ गई। उनके बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। पता चला कि एरिक और एलजे रिलेशनशिप में थे। इससे फोल्गर फैमिली के लोगों के बीच अहमियत डाउन हो जाती कि उनका गार्ड ही उनका दामाद है, इसलिए अब तक वे इस बात को छिपाते आ रहे थे। तभी उसके मरने की खबर मिली, जिसे सुनते ही एलजे रोने लगी, पर वो किसी साइकोपैथ से कम नहीं लग रही थी। काफी नचाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड गार्ड्स के हत्थे चढ़ा था। इधर लेटन को एलजे के मेकअप बॉक्स से 2 लिंग मिले। अब मामला बिल्कुल साफ हो चुका था। एलजे के वाहियात शौक के चलते एरिक लोगों को मारकर उनका लिंग काट लेता था,
इसीलिए सारे कत्ल की जड़ एलजे है। अपनी पोल खुलते ही वो बीक के मारे तिलमिलाकर लेटन पर हमला कर बैठी। हालांकि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार अब वो पल आ चुका था जिसका इंतजार लेटन कई महीनों से कर रहा था। वो टेल में लौटने के लिए बेकरार था, लेकिन मेलेनी ने घात कर दिया क्योंकि उसका लौटना खतरनाक साबित हो सकता था। उसने सारा सिस्टम देख और समझ जो लिया है। इसके 2 दिन बाद टेलीज को एस्ट्रिड की तरफ से एक मैसेज मिला। दरअसल वो फूड प्रोसेसिंग में थी, तो उसके लिए इस प्रकार से मैसेज भेजना आसान था। इस मैसेज में 2 ही शब्द लिखे थे, लेटन गुम हो चुका है। काम निकलते ही वे उसे अनंत काल के लिए ड्रावर में डाल चुके थे और जिसे अंदर होना चाहिए था उसे मेलेनी के रहमोकरम पर जमानत मिल गई। अगले दिन इस मुकदमे के लिए मिस्टर विलफोर्ड की तरफ से न्यायाधिकरण का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत 1st, 2nd और 3rd क्लास से रैंडमली 3 जूरिस्ट चुने गए। उधर सेम टाइम पर जोजी अपने साथियों के साथ ड्यूटी पर निकल चुकी थी। एस्ट्रिड को भी लेटन के गायब होने के बारे में कुछ पता नहीं था। हालांकि वो एक ऐसे आदमी को जानती थी जो उसका पता लगाने में उनकी मदद कर सकता है। उसका नाम था पैट्रिक, जो उन्हें मार्केट में मिलेगा। तब तक मुकदमे के सुनवाई की तैयारी पूरी हो चुकी थी। भटकते भटकते वो पैट्रिक के एक सफाई कर्मी के हाथ लग गई। फिर उसने लेटन के गायब होने की बात बताई। शायद वे उसे ड्रावर में रखे होंगे। हालांकि उसने उनकी इतनी बड़ी गुत्थी सुलझाई, फिर उसे गायब क्यों किया? शायद वो कुछ अहम चीज जान गया होगा। वैसे जोजी बिल्कुल सही टाइम पर आई है। उधर मुकदमे की सुनवाई में सारे सुरक्षाकर्मी व्यस्त थे। ये लोग ड्रावर पर धावा बोलने निकलने ही वाले थे, तो साथ में जोजी को भी लेते गए। पता चला कि डॉक्टर तेजस सुनवाई में शामिल होने के लिए निकल ही रहे थे। उनके जाते ही वे काम पर लग गए। दरवाजे को खोलने की इनके पास टेक्निक थी, जिससे साफ पता चलता है कि वे पहले भी ऐसा कर चुके होंगे। वही एलजे का बचना नामुमकिन था, क्योंकि बतौर सबूत उसके मेकअप बॉक्स से 2 लिंग मिले थे। उसी के कहने पर उसका बॉडीगार्ड एरिक मर्डर करता था, यानी सारे कत्ल में एलजे दोषी पाई गई। इससे पहले कि जूरिस्ट उसे ताउम्र ड्रावर में रहने की सजा सुनाते, मिस्टर विलफोर्ड का एक मैसेज मिला, जिसे रूथ सबको पढ़कर सुनाई। एलजे सजा घर पर रहकर अपने पेरेंट्स के साथ काट सकती हैं। विलफोर्ड के इस फैसले से वहां खलबली मच गई। ये तो 3rd क्लास के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी था। वैसे इसका फैसला मेलेनी, जवियर और बेनेट पहले ही कर चुके थे। उनका मानना था कि फोल्गर फैमिली इस ट्रेन के सबसे ताकतवर लोग हैं। अगर उनके परिवार को छेड़ा गया तो इनके नियम वगैरह की लंका लग जाएंगी। इसलिए शांति बनाए रखने के लिए उन्हें ये करना पड़ा। दूसरी तरफ पैट्रिक ताबड़तोड़ क्रोनोल पर झपट पड़ा। मतलब वो यही से चुराकर उससे ड्रग्स बनाकर बेचा करता था। यह वो लेटन के लिए नहीं, बल्कि अपने मतलब के लिए आया था। कुछ भी करो, पकड़े मत जाना, इतना हिदायत देकर वे भाग निकले। यहाँ 400 ड्रावर थे, जिनमें काफी टेलीज को रखा गया था। दरअसल रिसोर्सेज खत्म होने के बाद मानव सभ्यता को सदियों तक कैसे बचाया जाए, मेलेनी की एक साइंटिस्ट इन पर गहन रिसर्च कर रही थी। मानव एक्सपेरिमेंट का महज कुछ ही लोग जानते थे। आम आदमी को यही लगता था कि ड्रावर सजा के लिए बनाए गए हैं। हालांकि इनमें बहुतेरों ऐसे थे जिन्होंने कभी कोई जुर्म किया ही नहीं। काफी ड्रावर खंगालने के बाद जोजी को लेटन मिल गया। इतने में ब्रेकमैन बेस्ट सुनवाई निपटाकर इधर ही आ रही थी। उसने मेडिकल के दरवाजे को देख गड़बड़ी भांप लिया। हालांकि तब तक जोजी लेटन के साथ ही ड्रावर में छिप चुकी थी, फिर भी पकड़ी गई। ब्रेकमैन तुरंत उसे पटक कर चढ़ बैठा। बेस के मना करने के बावजूद वो उसके गर्दन पर ऐसा झपटा मानो गला घोंट कर मार ही डालेगा। तभी बेस ने दिया एक कनपटी के नीचे। वैसे लेटन को ड्रावर के अंदर देखना बेस के लिए भी शॉकिंग था। जहां तक उसे बताया गया था कि लेटन को केस सॉल्व होने के बाद टेल में छोड़ दिया गया। मतलब जिसने उनकी मदद की उसका वे लोग ऐसा हाल करेंगे। बेस को उनकी ये हरकत तनिक भी अच्छी नहीं लगी। इसीलिए उसने लेटन को इस मुश्किल से बाहर निकालना ही सही समझा। हालांकि उसे होशोहवास में लौटने में 8-10 घंटे लग सकते हैं। तब तक उसकी देख रेख करने के लिए जारा से बढ़िया ऑप्शन नहीं था। बेस उसके घर का पता जानती थी। वे फौरन उसे जारा के पास छोड़ आए। अब सब कुछ जारा के ऊपर था। अगली सुबह हम एक शख्स को देखते हैं जो 3rd क्लास के वर्कर्स में पर्चे बांट रहा था। वे स्ट्राइक करने के फिराक में थे, क्योंकि जिस तरह से सुनवाई के दौरान उनका मजाक बनाया गया। भाई साहब, उसका बदला तो उन्हें लेना ही था। वैसे मेलेनी को पहले से ही इसका अंदाजा था। इससे पहले कि उनका संगठन मजबूत हो और वे एकजुट होकर स्ट्राइक करे, मेलेनी उनके बीच पहुंची। कुछ लोग ऑलरेडी स्ट्राइक पर थे, जिनका गुस्सा साफ दिख रहा था। एक ने तो मेलेनी को विलफोर्ड की रखैल तक कह डाला। उनका इलाज कैसे करना है उसे अच्छे से पता था। जितने लोग स्ट्राइक पर थे उनकी जगह उसने टेलीज को देने की धमकी दी। वैसे भी 3rd क्लास और टेलीज बिना टिकट सफर कर रहे हैं, जिसके बदले वे निरंतर काम करते रहेंगे।
उनके बीच यही डील हुई थी। क्षण भर में सबकी बोलती बंद करवाकर मेलेनी लौट गई। नेक्स्ट डे लेटन होशोवास में आ चुका था। इतने में जोजी फिर से एस्ट्रिड से अदला बदली कर खैर खबर लेने आ पहुंची। अगर उनको खबर लगी तो सबसे पहले वे जोजी के घर ही तलाशी लेंगे। लेटन को यहां से हटाना जरूरी था। वही लेटन को डर सता रहा था कि अगर वो मर मुरा गया तो उस राज का क्या होगा जिसके चलते मेलेनी ने उसे ड्रावर में डलवाया। इसलिए चलते चलते उस राज से पर्दा उठाता चला। मिस्टर विल्फोर्ड इस ट्रेन में नहीं है। इन सब के पीछे मेलेनी कैविल है, जो विल्फोर्ड के नाम से डराकर सबको धूर्त बनाकर रखी है। अगर ये बात आम हुई तो लोग उसे कच्चा चबा जाएंगे। तो जब तक सही समय नहीं आ जाता उन्हें इस राज्य को राज्य रखना होगा। इधर बेस अपने जूनियर से रात के कांड के लिए माफी मांग चुकी थी। वो उसके राज्य को राज्य रखने के लिए राजी तो हुआ, पर अब उसके तेवर बदल चुके थे, मानो अब वो उसका सीनियर हो। वही डॉक्टर तेजस के जरिए ड्रावर से लेटन के गायब होने की खबर मेलेनी को मिल चुकी थी। इनके लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। हालांकि उसे जहां तक उम्मीद थी लेटन किसी बड़े अफसर से पहले इस राज को आम नहीं करने वाला। वही मेलेनी उसे ये अवसर देने भी नहीं वाली। विल्फोर्ड ट्रेन में नहीं है, इस राज को छिपाने के लिए उसने माइल्स को कैद कर लिया। मतलब उसे प्रमोशन देकर सीधा इंजन रूम में भेजने का निर्णय ली। वो ऐसा क्यों कर रही है, जोजी और लेटन को समझते देर नहीं लगा। इन्हें जितनी जल्दी हो सके थर्ड क्लास वालों को अपने साथ मिलाना होगा। एस्ट्रिड का शिफ्ट पूरा हो चला था, इसलिए जोजी को वापस लौटना पड़ा। उसके जाने के बाद लेटन सबसे पहले मिस ऑड्री से मिला, जिसकी फ्रेंड निकी जेनेट को इंसाफ नहीं मिल सका था। मेलेनी के मनमानी को रोकने और तख्ता पलट करने के लिए एक बैठक हुई, जिसमें थर्ड के कुछ नामी गिरामी लोग शामिल हुए। हालांकि विल्फोर्ड के खिलाफ जाना, और वो भी एक टेली के कहने पर, यह कदम काफी जोखिम भरा था। सभी जानते थे कि ऐसा करना उनके लिए सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी खतरे में डालने जैसा हो सकता था। फिर भी कुछ लोगों ने यह निर्णय लिया कि अब बदलाव जरूरी है। आखिर वे उनकी मनमानी कब तक सहते रहेंगे। ट्रेन के इंजन पर कब्जा करने के लिए लेटन के पास 400 टेलीज की फौज और साथ में एक ऐसा राज जिसे बस थर्ड क्लास के यात्रियों को यकीन दिलाने की दरकार थी। मामला झट से उनकी तरफ हो जाएगा। वही मेलेनी को बिल्कुल अंदाजा था कि लेटन क्या से क्या कर सकता है। उसके लिए उसे पकड़ना बेहद जरूरी था। तो शुरुआत उसने लेटन की पूर्व पत्नी जारा से की। एक तो वो लेटन के बच्चे की मां बनने वाली थी, ऊपर से टेल में भेजे जाने का डर। इससे बचने के लिए उसे बस एक सवाल का जवाब देना था। लेटन किसकी मदद से ड्रावर से बाहर निकला? इस बार अपने बच्चे को बचाने की खातिर उसने एक बार फिर टेलीज को धोखा दिया। बकायदा टेल में जाकर उसने जोजी की पहचान कराई। अगले पल उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जोजी के पकड़े जाने से ब्रेकमन बेस की भी सांस ऊपर नीचे होनी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि लेटन को बाहर निकालने में उसने भी उनकी मदद की थी। ऐसे में अगर जोजी बेस का नाम उगलती है तो उसका कैरियर खत्म समझो। मेलेनी को किसी भी कीमत पर लेटन की जानकारी निकालनी थी। इसके लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ा। मुंह खुलवाने के लिए पहले उसने जोजी की एक उंगली, फिर पूरा हाथ जमा डाला। उत्पत्ति रही, बिलखती रही। जब दर्द असहनीय हो चला तो आखिर में अपने जमे हुए हाथ को तोड़कर उस पर टूट पड़ी। मेलेनी डर के मारे गार्ड्स को लेकिन ये इंटरोगेशन रूम एयर टाइट था। उनके बीच काफी जद्दोजहद हुई। जोजी ने उसका गला घोंटकर मारना चाहा, हालांकि मेलेनी किसी तरह उसके चुंगल से छुटकर निकल भागी। वही ठंड के चलते जोजी मारी गई। ये बात लेटन को पता चली तो उसका बुरा हाल हो गया। अब चाहे जो हो, मेलेनी को सबक सिखाने के लिए उसने उसी रात नाइट क्लब में एलजे से संपर्क किया। बताया कि विल्फोर्ड इस ट्रेन में नहीं है, मेलेनी सब कुछ कंट्रोल कर रही है। उसे भरोसा दिलाने के लिए प्रूफ की जरूरत थी। तब माइल्स काम आया। लाइट ब्लिंक करके उसने एलजे को सिग्नल दिया। अंदर जाकर टटोलने पर उसे विल्फोर्ड का नामो निशान नहीं मिला। वहां मेलेनी और उसकी बेटी की कुछ तस्वीरें थीं, जिसे लेकर वो चुपके से निकल आई। फिर वे इस बात को कमांडर ग्रे और रूथ से शेयर किए, पर रूथ को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि ग्रे खुद विल्फोर्ड से कई बार मिल चुका है। वैसे वो ट्रेन चलने से पहले की बात है, इसलिए उन्हें एक मीटिंग रखनी चाहिए। दूसरी तरफ लेटन बगावत की पूरी तैयारी कर चुका था। टेल वगैरह हर जगह सिग्नल भेज दिए गए। मतलब आज ही वो दिन होने वाला है जब उनका ट्रेन पर कब्जा होगा। उधर मेलेनी इंजन से बाहर निकली तो उस पर सवाल उठाने के लिए लोग तैयार खड़े थे। सबसे पहले लायला फोल्गर ने मिस्टर विल्फोर्ड के इंजन में न होने की बात रखी। तब मेलेनी ने पुराना तरकीब आजमाया। हालांकि इस बार वे उसके झांसे में नहीं आए, क्योंकि एलजे खुद इसकी आई विटनेस थी, जो पिछली रात इंजन में गई थी। वहां पर कोई विल्फोर्ड नहीं। सबूत के लिए वो इंजन रूम से मेलेनी की बेटी की एक फोटो भी चुरा कर लाई थी। कमांडर ग्रे के एक इशारे पे मेलेनी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अगले पल जितने गार्ड डाउन ट्रेन में तैनात थे, उन्हें तुरंत फर्स्ट क्लास में बुला लिया गया।
मेलेनी गिड़गिड़ाती रह गई कि ये लेटन की चाल है, इससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे ले जाकर इंटरोगेशन रूम में बंद कर दिया गया। इससे पहले कि देर हो जाए, अंदर एक बटन था जिसे दबाते ही इंजन में लॉकडाउन प्रक्रिया शुरू करने वाली अलार्म बज उठी। वही खवियर इस राज को छुपाने से तंग आ चुका था। वो चाहता था कि इस राज को आम कर दिया जाए। बेनेट से इस पर डिस्कस किया, लेकिन जब वो नहीं माना तो दरवाजा खोल दिया। अगले पल कमांडर ग्रे अंदर घुस आए। इस गुस्ताखी के चलते बेनेट जवियर को धक्के मारकर मेन इंजन रूम को बंद कर लिया। खवियर चाहता ही था कि सच्चाई सबको पता चले, इसलिए बिना किसी लफड़े के उनको बताया कि विल्फोर्ड मर चुका है। उधर लेटन गार्ड्स के हटने के ही इंतजार में था। ब्रिकमैन बेस पहले से ही लेटन के साथ थी। उसकी मदद से वो टेल में पहुंचा, जहां पर उसके 400 जाबांज उसके लौटने के इंतजार में थे। उन्हें 7 साल तक कैद करके रखा गया, जिसका हिसाब वो आज चुकता करने वाले हैं। विल्फोर्ड मर चुका है ये बात जानने और 400 की फौज देख रॉच भी साइड हो लिए। उधर ड्रावर में बंद बागियों को भी आजाद कर लिया गया। मतलब सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक होते जा रहा था। अब तक बगावत की खबर कमांडर ग्रे को लग चुकी थी, जिसके बाद उनके और बागियों के बीच जमकर लड़ाई हुई। टेल में भी एक से बढ़कर एक हुनरमंद लोग थे। कबाड़ से ही उन्होंने एक जबरदस्त हथियार बनाया था, जिसके आगे कमांडर की फौज लाचार दिख रही थी। अंदर का माहौल जैसे जंग के मैदान में तब्दील हो चुका था। लेटन, बागियों का तेज तर्रार लीडर, इस लड़ाई की रणनीति को बखूबी जानता था। उसका प्रत्येक कदम सोच समझकर उठाया गया था और उसने अपनी फौज को ट्रेन के हर डिब्बे में बिखेर दिया था, ताकि ग्रे की फौज को हर जगह से घेर लिया जाए। कमांडर ग्रे की सेना भी हिम्मत नहीं हार रही थी। वे जानते थे कि इस युद्ध में जीतने के लिए उन्हें हर संभव कोशिश करनी होगी। ग्रे ने अपनी पूरी फौज को एकजुट किया और बागियों पर जोरदार हमला किया, लेकिन बागियों की रणनीति और लेटन की नेतृत्व क्षमता ने ग्रे के सब प्रयासों को विफल कर दिया। आखिरकार उन्हें घुटने टेकने पड़े। आखिर में लेटन ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। हालांकि वे ज्यादा देर तक उसका जश्न भी नहीं मना सके, क्योंकि इस ट्रेन का असली मालिक मिस्टर विल्फोर्ड रणभूमि में दस्तक दे चुका था। कैसे मेलेनी कैविल ने उससे उसकी पूरी ट्रेन चुरा ली, ये कहानी फिर कभी। वो कोई और नहीं बल्कि विल्फोर्ड है, इसका पता उन्हें ट्रेन की बनावट को ही देखकर लग चुका था। जरूर वो अपनी ट्रेन पर कब्जा करने आया है। देखते ही देखने उसने टेल से अपनी ट्रेन के इंजन को जोड़ लिया। सीजन 1 की कहानी यहीं पर खत्म हुई। दोस्तों, ये सीरीज लोगों को पसंद नहीं आ रहा। व्यूअर्स लाइक कमेंट करना तो छोड़ो, वीडियो बीच में छोड़कर चले जा रहे हैं। इसलिए इस सीरीज पर व्यूज बिल्कुल डाउन है, जिसके चलते हम दूसरे सीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे।